हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के मेन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ गैल्वेनोमीटर विद अ coil of resistance 12 ohm shows full deflection for a current 2.5 milliampere. How will you convert the meter into an ammeter of range 0 to 7.5 ampere and a voltmeter of range 0 to 10 volt? आपके पास एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है। वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 12 ओम। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर बना लेते हैं। दिस इज गैल्वेनोमीटर जी। और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को लेट मी से आपका कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये इसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। शोज अ फुल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, यानी कि गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो इस टाइम कर रहा है वो कर रहा है आपका 2.5 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू ए मीटर ऑफ रेंज 0 टू 7.5 एम्पियर? तो पहले पार्ट में आपने इसको एमीटर में बदलना है जिसकी रेंज 0 से लेकर 7.5 एम्पियर हो जाए। अब यहाँ पे कंसेप्ट भी आता है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना चाहते हो तो आपको करना क्या पड़ता है। आपको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस की वायर लगानी पड़ती है जिसे हम लोग शंट बोलते हैं। शंट एक लो रेजिस्टेंस होता है जिसे हमें गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है ताकि उसका कन्वर्जन एमीटर में हो जाए और साथ में रेंज भी हो जाए, बढ़ जाए। अब देखो, पहले तो ये करंट 2.5 मिली एम्पियर पास कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग ये अरेंजमेंट कर देंगे तो फिर करंट 7.5 एम्पियर हो जाएगा। तो बेसिकली हमें शंट की वैल्यू पता करनी है। शंट मतलब कि शंट का रेजिस्टेंस कितना यूज करना चाहिए हमें ताकि हमारा ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो 7.5 एम्पियर वाले एमीटर में कन्वर्ट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब जो हमें टोटल करंट पास करवाना है मैक्सिमम वो है 7.5 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग से जो करंट आएगा वो 7.5 एम्पियर होगा जो पॉइंट ए पे आके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। दो हिस्सों में क्या है, कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में से जाना चाहिए और कुछ करंट शंट में से जाना चाहिए। गैल्वेनोमीटर में से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2.5 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है, जो बाकी करंट बच गया यानी कि 7.5 एम्पियर में से 2.5 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये वाला करंट कहाँ से पास हो रहा है, आपके शंट में से पास हो रहा है। और यहाँ पे दोबारा पॉइंट बी पे ये जो करंट है ये ऐड होके दोबारा वापसी पे करंट कितना हो जाएगा, 7.5 एम्पियर हो जाएगा। तो हमें एससी के शंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है। अब आपको ये कनेक्शन जो है वो पैरेलल में दिख रहा है, दोनों एंड्स आपस में कनेक्टेड है, तो दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में जो वोल्टेज होती है वो आपको पता है सेम रहती है, वोल्टेज सेम होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब क्या है, जो वोल्टेज गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगी, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, वही वोल्टेज शंट के अक्रॉस भी होएगा। वोल्टेज अक्रॉस शंट, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, आपको पता है सभी को, वोल्टेज का होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस आई इंटू आर बाय ओहम्स लॉ। तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है, 2.5 मिली एम्पियर। मिली को कन्वर्ट कर देंगे 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आर, आर मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जो आपके पास कितना है, 12 ओहम है। देन वोल्टेज अक्रॉस शंट, तो वोल्टेज अक्रॉस शंट का मतलब क्या है कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाई बाय शंट का रेजिस्टेंस। कितना करंट फ्लो कर रहा है, हम लोग साइड में इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। 7.5 माइनस 2.5 इंटू 10⁻³
तो 7.5 ये तो आपके पास टोटल करंट ही है। और जब आप 10⁻³ को नीचे लेके जाएंगे तो यू विल गेट 0.0025। तो ये आपके पास करंट बन जाएगा, किसमें से? ये करंट बनेगा आप लोगों का शंट में से। तो ये 0.5794.7, तो ये आपके पास करंट आ गया है 7.49750। तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है शंट में से। और शंट का जो रेजिस्टेंस है वो हमने एक्स सेलेक्ट किया हुआ है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं इस पार्ट को सोल्व करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.0025 इंटू 12, और ये वाली जो टर्म है ये आपकी डिवाइड में आ जाएगी 7.49750 इक्वल टू एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं कैलकुलेटर सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम के अंदर आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो आसान ही मिलेंगी, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलने वाली है कि जिसको आपको सोल्व करना डिफिकल्ट हो। बट इन केस अगर आपको मिलती भी है ऐसी वैल्यूज, तो स्टिल आपको तरीका जो है वो ऐसे ही रख के करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू आ रहा है इसको सॉल्व करके 0.004 ओहम। तो आप पॉइंट को अगर हटाओगे तो नीचे 1000 आ जाएगा, और अगर आप इसको पावर को ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 10⁻³ ओम। तो यानी कि जो शंट का रेजिस्टेंस है वो 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ओम होना चाहिए। जब हम लोग इसको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा देंगे तो फिर इसकी जो रेंज है करंट की वो 2.5 मिली एम्पियर से बढ़ के 7.5 एम्पियर तक की हो जाएगी। कंसेप्ट क्या रखना है याद, कि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। चलिए अब इसका एक सेकंड पार्ट भी है, अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 10। हमें इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है अब, जिसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर 10 वोल्ट तक की है। सबसे पहले तो गैल्वेनोमीटर ही बना लें दोबारा से। तो ये अपना गैल्वेनोमीटर बन गया, सारी चीज सेम है, 12 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट 2.5 मिली एम्पियर जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे भी कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, अगर एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो एक हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, लेकिन लगाने के लिए आपको सीरीज कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो सपोज कर लो ये यहाँ पे आर है, शंट नहीं कहेंगे इसको, ये इज हाई रेजिस्टेंस। तो जी की वैल्यू हो गई है आपके पास, सेम रहेगी, 12 ओहम है। रेजिस्टेंस जो आपके पास हाई रेजिस्टेंस जो पता करना है उसे आप लेट कर लो एक्स ओहम। अब क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आपको पता है कि जो करंट आई है वो दोनों में सेम जाएगा। और करंट कितना जा रहा है, 2.5 मिली एम्पियर, क्योंकि यही कहा गया है अगर अकेला गैल्वेनोमीटर है तो 2.5 मिली एम्पियर करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। अगर हम लोग सीरीज में कुछ लगा भी देते हैं फिर भी करंट सेम ही रहेगा, क्योंकि सीरीज में आपको पता है करंट के पास एक ही रास्ता होता है मूव करने का, चार्ज के पास। तो इसीलिए 2.5 मिली एम्पियर करंट ही रहने वाला है। अब देखिए जो टोटल वोल्टेज है यानी कि VAB वो आपको बनानी है 10 वोल्ट, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है आपका गैल्वेनोमीटर और ये हाई रेजिस्टेंस का, ये 10 वोल्टेज को मेजरमेंट करना चाहिए। तो हम लोगों को पता है सीरीज में वोल्टेज अलग अलग हो जाती है, तो वी कैन से कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज और हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की जो वैल्यू है वो टोटल आ गई है मिला के 10। वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज का फॉर्मूला आपको पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो करंट I और रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का G माना हुआ है हमने। अक्रॉस आर करंट I ही लिखेंगे क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, और रेजिस्टेंस R है, इक्वल टू 10। I हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पहले तो डायरेक्ट पुट कर दिया, फॉर्मूला वगैरह ऐसे लगा रहे हैं। मेरे को मुझे लगा ये थोड़ा ज़्यादा बेटर वे है समझने का भी, समझाने का भी। अब आई की वैल्यू पुट कर दी है हम लोगों ने,
जी की वैल्यू आपको पता है 12 ओम है, आर की वैल्यू हमने एक्सलेक्ट की हुई है जो बेसिकली मुझे पता करनी है। अब 2.5 इंटू 10⁻³ उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 10 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 10⁻³ तो जब आप 10⁻³ को ऊपर भेजोगे तो वो प्लस हो जाएगा, साथ में इस पॉइंट को भी हटा के ऊपर एक 10 और लगा देंगे तो 25 आ गया, 2 5 2, तो दिस बिकम्स 4000। तो हमें एक्स निकालना है, रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस कितना है, 4000 में से 12 माइनस कर देंगे, सो आई एम गेटिंग 3988 ओहम। तो यानी कि अगर 3988 ओहम का हम लोग एक हाई वायर लगाते हैं रेजिस्टेंस का, तो ये रेंज वोल्टमीटर की 10 वोल्ट बन जाएगी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें कवर कर दी गई हैं, गिलवेनोमीटर को कैसे आप एमीटर में और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल। और चलिए हम लोगों के पास सेकंड न्यूमेरिकल आ चुका है, लेकिन बाकी हमें सब कुछ क्लियर करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, एक गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए कितना, 50%, 50% से इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, तो उसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया गया है, सो दैट इस तरीके से न्यू रेजिस्टेंस बिकम ट्वाइस, जो नई रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल का डबल हो गई है। यानी कि अगर पहले सपोज कर लो 100 ओम थी तो अब 200 हो गई है। बाय व्हाट फैक्टर, कितने फैक्टर से, वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बदल गई है वो हमें पता करना है। तो इसका मतलब क्या है, हमें करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को कनेक्ट करने का काम करना है। चलिए शुरू करते हैं। लेट द इनिशियल रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस की बात करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस की बात ही हो रही है। तो इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो आर है। अब इंक्रीज, कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, दैट इज 50%। 50% का मतलब क्या है, 50/100 मल्टीप्लाई बाय आर, तो यानी कि R/2। तो फिर जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, 50% तो वैल्यू बढ़ गई है और पुरानी में वो ऐड हो जाएगी, तो R प्लस R/2 दैट इज 3/2 R। तो यानी कि जो नया रेजिस्टेंस है वो पुराने वाले का 1.5 गुना हो चुका है, 50% इंक्रीज हो गया है। अब करंट सेंसिटिविटी, लेट द इनिशियल करंट सेंसिटिविटी, तो इनिशियल करंट सेंसिटिविटी को आप क्या मान लो, IS मान लो, जो स्टार्टिंग में है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हुआ, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, रेजिस्टेंस को डबल किया गया है, जस्ट मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हुई है 50%। ओके, तो नया जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो R है, और नया रेजिस्टेंस जो है वो डबल हो गया है, डबल मतलब 2R, और इनिशियल करंट सेंसिटिविटी उसे हम लोग लेट कर लेते हैं IS। तो कितना इंक्रीज हो रहा है करंट सेंसिटिविटी में, 50%, तो 50% ऑफ IS, यानी कि 50/100 इंटू IS। थोड़ा गड़बड़ हो गया था पहले, रेजिस्टेंस तो ट्वाइस हुआ है, 50% तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है, तो यानी कि जो नई करंट सेंसिटिविटी है उसको I-S लिख लेते हैं, तो वो कितनी हो गई, पुराने वाली IS में जितना इंक्रीज हुआ है उसको प्लस कर देते हैं, तो यानी कि 3/2 SIS। तो ये आपके पास नई करंट सेंसिटिविटी आ गई है।
अब उसके बाद हमें पूछा गया है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बताइए कितना बदलेगी। चलिए, इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लोग क्या लगा लेते हैं, IVS। और जो फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी है, फाइनल बोल दो या फिर आप इसको न्यू बोल सकते हो, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी चेंज पड़ेगा जब आप कुछ पैरामीटर्स बदल देते हो, तो उसको अपन लेट कर लेते हैं V-S। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी अपने को गिवन कर दी गई है, और कुछ हमें पता है कुछ नहीं पता। जैसे मैंने बात की कि हमें यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको रिलेशन यहाँ पे पता होना चाहिए। बाय द रिलेशन, वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होती है वो करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय आर यानी कि रेजिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर वोल्टेज और करंट सेंसिटिविटी को कनेक्ट करना चाहते हो तो V इज इक्वल टू, यू कैन राइट IS अपॉन R। चलिए, फर्स्ट केस में जब वोल्टेज सेंसिटिविटी VS है, करंट सेंसिटिविटी हमने IS माना और रेजिस्टेंस है R, तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में नई वोल्टेज सेंसिटिविटी हमने मानी है V-S, करंट सेंसिटिविटी हमने मानी है I-S, और नया रेजिस्टेंस है 2R, डबल कर दिया है उन्होंने, गिवन कर दिया तो 2R। अब I-S की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज 3/2 IS, और नीचे आपका 2R एज इट इज आ जाएगा, यानी कि 3/4 IS/R। मैं रिपीट कर देता हूँ, V-S इज इक्वल टू I-S अपॉन 2R, क्योंकि नया रेजिस्टेंस डबल हो चुका है, नई करंट सेंसिटिविटी I- हो चुकी है। I-S की वैल्यू आपने पहले कैलकुलेट कर ली है, 3/2 IS, और 2R नीचे है, तो मतलब 3/4 IS/R आ गया। अब थोड़ा ऊपर देखेंगे आप लोग, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं V-S को 3/4 VS, यानी कि जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो पुराने वाली का कितना है, 3/4 है। यानी कि आप इसको ये भी बोल सकते हो, जो नई वाली सेंसिटिविटी है वो 0.75 VS भी कह सकते हैं हम लोग। जब 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब उन्होंने पूछा है कि किस फैक्टर से वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज हो गई है। वैसे तो देखिए आपको आंसर पता लगी कि आपको 25% आ गया आंसर, लेकिन फिर भी आपको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नई सेंसिटिविटी माइनस पुराने वाली अपॉन पुराने वाली इंटू 100। जब भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना होता है, न्यू वन में से ओल्ड वन माइनस करके डिवाइड बाय ओल्ड वन इंटू 100 कर दो, कोई भी चीज का परसेंटेज चेंज आ जाएगा। अब नई वाली की वैल्यू कितनी है, 0.75 VS, पुरानी वाली को VS ही लिखेंगे, डिवाइड बाय VS और मल्टीप्लाई में 100 है। 0.75 में से 1 गया तो यू विल गेट 0.25, साथ में आ जाएगा नेगेटिव। अब आप सोचो कि नेगेटिव का इम्प्लीमेंट क्या है यहाँ पे, नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे कि आपका जो सेंसिटिविटी है नया वो कम हो गया है, तो VS से VS खत्म हो गया, तो 25 पॉइंट को 100 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 25%। नेगेटिव का मतलब वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो आंसर क्या आएगा, डिक्रीज बाय 25%। तो आपको वहां पे ऑप्शन मिलेंगे डिक्रीज बाय, इंक्रीज बाय, 10%, 20, 25। तो जो भी पैरामीटर्स दिए होंगे उसके हिसाब से आपका आंसर डन हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास आ चुका है, बाकी हम सारा चीज क्लियर करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर मूविंग इन अ प्लेन ऑफ पेपर इन अ रीजन वेयर देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, वो मान लो आपके सामने जो भी कॉपी है उसके कॉपी के ऊपर वो मूव कर रहे हैं ऐसे एरिया में जहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है भी डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी कॉपी के नीचे जा रहा है, नीचे मतलब परपेंडिकुलरली आपके प्लेन, आपके पेपर को आर पार करता हुआ जा रहा है।
इफ टू पार्टिकल्स हैव इक्वल लीनियर मोमेंटा, अगर लीनियर मोमेंटम इक्वल दे दिया गया है दोनों पार्टिकल्स का, तो उनका व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर ट्रेजेक्टरीज और इन द फील्ड, तो वो जो सर्कल बनाने वाले हैं उनका रेडियस पूछा हुआ है, ट्रेजेक्टरी पाथ होता है तो रेशियो ऑफ देयर ट्रेजेक्टरी मतलब रेडियस का रेशियो। अब आप सोच रहे होंगे कि परपेंडिकुलर कैसे हम लोग ये डिसाइड करते हैं। देखिए प्लेन ऑफ पेपर में जैसे सपोज करें ऐसे चार्ज मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में 90 का एंगल बन गया। तो जब भी एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वो एक सर्कल पाथ ट्रेस करता है। एक बात मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं, ये बन भी सकता है क्वेश्चन, अगर तो थीटा बन रहा है 0 डिग्री और 180, तो फिर पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी स्ट्रेट लाइन पाथ होगा वो फॉलो करता जाएगा चार्ज पार्टिकल। अगर थीटा 90 डिग्री के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री होता है तो उसका पाथ होता है सर्कुलर, एक सर्कल में वो घूमना शुरू कर देगा। लेकिन अगर जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में रहता है तो फिर जो चार्ज पार्टिकल है वो हेलिकल पाथ ट्रेस करता है लाइक दिस, इस तरीके से, यानी कि सर्कुलर पाथ भी ट्रेस करेगा और लीनियर पाथ भी ट्रेस करेगा। ये थ्योरेटिकल थोड़ा सा पाथ है तो इसीलिए अगर आप इसको कर लेंगे तो आपको एग्जाम में बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स होती है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो साइन की वैल्यू जो है वो साइन 90 भर दी जाएगी। एंड एज यू नो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। उसके बाद क्योंकि परपेंडिकुलरली है यहाँ पे तो इसलिए वो एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करने के लिए जो फोर्स लगती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और उसका फॉर्मूला होता है mv² बाय r, ये भी आपको पता है। तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से कि क्यू वी बी इज इक्वल टू mv² बाय r। तो एक v से एक v कैंसिल हो गया, तो आपको क्योंकि r को फाइंड करना है या कंपेयर करना है तो यू कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, mv/क्यू भी, तो हम लोग इस तरीके से इसको डिवाइड में लेके जा सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम की बात की गई है तो यानी कि हमारी इक्वेशन में मोमेंटम आना जरूरी है। एंड एज यू नो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो बिल्कुल आपके सामने ही जो रेडियस में m इंटू वी मिला है इसको अपन स्मॉल p मोमेंटम से रिप्लेस कर देंगे। तो यानी कि जो हमें रेडियस कंपेयर करना है उसके लिए हमारे पास अब एक जो आउटलाइनिंग है वो ड्रॉ हो चुकी है, हमें इसी फॉर्मूले से अपना आंसर निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारे पास है अल्फा पार्टिकल, तो लेट अस स्टार्ट विद अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस है उसको अपन आर अल्फा मान लेते हैं, मोमेंटम को पी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज, चार्ज जो होता है वो हमें यहाँ पे प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का कंपेयर करना पड़ेगा। मैं इसको साइड में आपको बताता हूँ कि क्या है यहाँ पे मसला। अगर सपोज करें प्रोटॉन का चार्ज आप लोग सिंपली क्यू मानते हो, तो आपको पता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है, मतलब हीलियम के पास दो प्रोटॉन्स हो गए तो उसको अपन अल्फा पार्टिकल बोलते हैं और इसने दोनों के इलेक्ट्रॉन्स अपने लॉस कर दिए। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, अगर दो प्रोटॉन है तो उसके ऊपर चार्ज भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ क्यू। यानी कि आपको ये बात याद रखनी है, ये फिक्स है बात, अगर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्यू है तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज ट्वाइस यानी कि 2q होएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग अल्फा यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में ताकि कंफ्यूजन ना हो, कि प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसको मैं क्यू लेट कर रहा हूँ, चार्ज ऑन प्रोटॉन, और जो अल्फा पार्टिकल है उसको हम लोग जो चार्ज है वो लेट कर लेते हैं 2q। तो आर अल्फा निकालने के लिए पी तो पी आ गया, चार्ज अब कितना लिख लेंगे हम लोग 2q क्योंकि अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है तो इसीलिए हमें
B1 B2 या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली हमने बी लिख दिया। ये हुआ अल्फा पार्टिकल। अब बात करते हैं हम लोग प्रोटॉन के लिए। और प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए जो रेडियस है उसको आरपी लिख लेते हैं। मोमेंटा पी। अब मोमेंटम पी ही क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम है। तो यानी कि अगर आप अल्फा पार्टिकल के मोमेंटम को पी बोल रहे हो, तो प्रोटॉन को के भी मोमेंटम को पी बोल सकते हो। और उसके बाद है चार्ज। चार्ज अभी हमने देखा कि अगर हम लोग प्रोटॉन का चार्ज क्यू लिख रहे हैं तो उसे क्यू लिखेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम है, तो इसीलिए बी ही यूज किया जाएगा। अब हमें इनका रेशियो देखना है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि किसको किसके साथ डिवाइड करें, अल्फा अपॉन प्रोटॉन करें कि प्रोटॉन अपॉन अल्फा करें। तो आपको देखिए क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग में वर्डिंग दी हुई है पहले अल्फा पार्टिकल का जिक्र है, फिर प्रोटॉन का जिक्र है। तो इसका मतलब क्या है, हमें ऊपर रखना पड़ेगा अल्फा पार्टिकल का रेडियस और नीचे रखना पड़ेगा प्रोटॉन का। तो P अपॉन 2 QB, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो QB अपॉन P। तो P से P कैंसल, QB से क्यूब कैंसल, तो यू आर गेटिंग 1/2। तो इसका मतलब क्या है, आर अल्फा अपॉन आर प्रोटॉन का जो रेडियस रहेगा वो 1/2 रहेगा। और वी कैन से, ऐसे भी कह सकते हो कि जो प्रोटॉन का रेडियस होने वाला है सर्कल का, वो अल्फा पार्टिकल के कंपैरेटिवली डबल होने वाला है। तो यानी कि बड़ा सर्कल कौन ट्रेस करने वाला है, प्रोटॉन। तो इस तरीके से कि आप लोगों का थर्ड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।